हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं इसमें, और अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा गवर्नमेंट बजट। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करते हैं, इसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिया है, लगभग 2 से 3 पेज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अराउंड हमने यहाँ तक शायद हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 58 तक। ठीक है, आज हम लोग नए पेज को स्टार्ट करेंगे 59 से। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स। जो यूनियन बजट में फिजिकल डेफिसिट होता है इसका क्या मतलब होता है। डिफरेंस बिटवीन द करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, नहीं। नेट बोरोइंग इन यूनियन बजट्स, नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है। द सम ऑफ द बजटरी डेफिसिट एंड नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको याद भी होगा जब हम लोग इसके पहले जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किए थे तो उसमें भी इस तरह के कई क्वेश्चन था, है ना। फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, बजटरी डेफिसिट और प्लस बोरोइंग, और वो बोरोइंग इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका सम अप। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द डायरेक्ट टैक्स कोड DTC इन इंडिया। इस पर बहुत ही मतलब ये लेंदी है प्रोसेस, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए। तो ये जो एक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज गोइंग टू बी, है ना, गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द डायरेक्ट टैक्स कोड यानी कि DTC। तो ये इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स जो कि 16, इनकम टैक्स जो कि 1961 में आया था और वेल्थ टैक्स जो कि 1957 में आया था, इन दोनों को ये रिप्लेस कर देगा कौन, तो डायरेक्ट टैक्स कोड। करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये बुक पुराना है ना तो इसीलिए मतलब इस तरीके से मेंशन किया गया है कि रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेवेन्यू बजट डील विद द रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स सोर्स एंड एक्सपेंडिचर मेट आउट फ्रॉम देयर सोर्स। बिल्कुल सही बात है। जो रेवेन्यू बजट क्या होता है वो वैसा उसमें इन सारी चीज़ों को वो डील करता है, वो सारे रिसिप्ट जो कि या तो टैक्स से आते हैं या फिर वो नॉन टैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा, नेट रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांस टू स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज फ्रॉम द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो रिकवरी ऑफ लोन है, नेट रिकवरी ऑफ लोन, सबसे पहली बात तो ये कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से भी जो भी आ रहा है वो भी हमारा क्या आ रहा है, तो उसको भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट, मतलब बेसिकली ये कैपिटल रिसिप्ट का डेफिनेशन दिया गया है, इसको यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब ओनली स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 ही है बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, ये भी स्टेटमेंट वाइज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, नीति आयोग इज स्ट्रक्चर्ड टू प्रमोट द कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि आपस में कॉपरेशन से बढ़ना। ठीक है, स्टेट और जो सेंटर है मीन्स यूनियन और स्टेट दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, तो नीति आयोग ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रमोट करता है, तो हाँ बिल्कुल है। नीति आयोग इज टू सेंट्रलाइज द प्लानिंग प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। नीति आयोग इज टू सेंट्रलाइज नहीं, सेंट्रलाइज करने का मतलब हो गया है कि सब जो कुछ भी है प्लानिंग प्रोसेस, पावर, सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट रख लेती है। तो ऐसा नहीं है, नीति आयोग तो खुद चाह रही है कि क्या हो, कि पावर का क्या हो, डिसेंट्रलाइज हो, है ना। यहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं बल्कि क्या हो, डिसेंट्रलाइज हो स्टेट के साथ। करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान का सेशन क्या था, तो वही वाला जो कि इनकम्प्लीट रह गया। ठीक है, यानी कि 12 से 17 तक जो था, जो कि यहाँ पे 17 तक नहीं चल पाया, 14 तक ही चला और 15 में आ गया था नीति आयोग। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। मेन ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा गया है, फर्स्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इंक्लूसिव ग्रोथ तो ठीक है लेकिन नहीं, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, ये तो 11th का है। फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर, हाँ बिल्कुल, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये किसका है, तो ये 12th 5 ईयर प्लान का
ऑब्जेक्टिव था या फिर मेन एम था, आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 भी स्टेटमेंट वाइज है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। फर्स्ट 5 year प्लान वाज बेस्ड ऑन द हैरेटॉमर स्ट्रेटजी, सही बात है। सेकंड 5 year प्लान वाज बेस्ड ऑन द नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी, ये बात भी सही है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दैट इज द बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। इन रिसेंट प्लान सर्टन वर्ड्स या फिर फ्रेज आर यूज्ड इन द टाइटल ऑफ द प्लान अलॉन्ग विद द ग्रोथ दे, मतलब ग्रोथ के अभी के रिसेंट अगर हम लोग देखेंगे जो प्लानिंग बन रहा है उसमें ग्रोथ के साथ साथ और कौन से वर्ड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्लान में इंक्लूसिव, फास्टर, मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, मोर सस्टेनेबल। तो इंक्लूसिव फास्टर नहीं, यहाँ पर हम लोग मोर ज़्यादा, मतलब अभी के टाइम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो मोर इंक्लूसिव मीन्स प्लानिंग के टाइम में। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, इसमें गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, ये कंप्लीट चैप्टर का नाम है, तो इसमें इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्लानिंग से भी देखने को मिल रहा है। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ के साथ साथ मोर इंक्लूसिव, मोर सस्टेनेबल। उसके अलावा और क्या है, 3 और 5 और यहाँ अच्छा फास्टर, ठीक है। फास्टर है जो ग्रोथ, मतलब फास्टर है, मोर इंक्लूसिव है, और क्या है, मोर सस्टेनेबल है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, 2, 3, 5 नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर 2, 3 और 4 कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। इंक्लूसिव ग्रोथ एज इंड्यूस्टेड इन द 11th, इंड्यूसिएटेड का मतलब होता है कि फॉर्मल तरीके से, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ आर इंड्यूसिएटेड इन द 11th 5 year प्लान डज नॉट इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से कौन सा, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ में प्रॉपरली 11th 5 year प्लान में फॉर्मली मतलब मेंशन नहीं किया गया था। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, या फिर स्ट्रेंथिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो बिल्कुल यहाँ पर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी क्या है, उसको फॉर्मल तरीके से नहीं मतलब मेंशन किया गया था। जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी तो पॉवर्टी तो घटेगी, लेकिन उसको फॉर्मली मेंशन नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन द 11th 5 year प्लान द एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूटेड more than 25% इन द ओवरऑल GDP ऑफ द इंडिया। 11th 5 year प्लान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करेगा मोर देन 25% इन द ओवरऑल नहीं, कभी भी तो 20% से पार नहीं हुआ एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। 25 तो बहुत दूर की बात है, वो भी मोर देन 25 बोला गया, तो ये स्टेटमेंट तो है गलत। इन द 5th 5 year प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज अबव 4%। एग्रीकल्चर सेक्टर ने अगर ओवरऑल बोला जाए तो ओवरऑल 4.4% था जो हमें अचीव हुआ था, ठीक है, लेकिन ओनली इसमें नहीं होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं, लग क्या रहे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, नाइदर 1 और नॉर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ये बात तो एब्सोल्युटली सही है। नीति आयोग विल बी प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो नीति आयोग है वो टेक्निकल और स्ट्रेटजिकल एडवाइस क्या करती है, गवर्नमेंट को देती है। तो गवर्नमेंट को वो देती नहीं है बल्कि गवर्नमेंट से वो लेती है, सजेशन लेती है। मतलब बेसिकली है कि म्यूचुअली काम करना है, ठीक है, अकेले ही लीडर नहीं बनना है। तो इसी के कारण से ये थोड़ा सा जो ऑप्शन है ये 50-50 सा है, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको क्रॉस में ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोवाइडिंग लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड है ना, 1, 2 ही होगा। ओनली वन सही है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ
refer to the 3.70 per annum per annum growth rate achieved by the Indian economy over the first 6 5-year plan. The term was coined by. तो ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था? तो ये किया गया था राज कृष्णा के द्वारा, ठीक है। इसमें इन्होंने हिंदू का मतलब कोई आप रिलीजन से उसको मत रिलेट कीजिएगा, बल्कि इसमें उन्होंने ये बताया था कि 1950 से लेकर 1980 तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना ज़्यादा स्लो था, है ना। कैसे वो एकदम मतलब उसका जो पर एनम ग्रोथ रेट था वो बहुत ही लो था, 3.70 है ना कि रेट एवरेज उसका ग्रोथ रेट था। तो इसी को ही क्या कहा गया है? राजकृष्णा के द्वारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? which one among the following 5-year plan of the Indian economy diversified the planning, shifting focus from the heavy and basic industry to new sunrise industries like the telecommunication, computer, electronic. तो सनराइज इंडस्ट्री आप समझिए क्या होता है? वैसी इंडस्ट्री जो कि मतलब जिसका ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे और आगे भी वो उसका ग्रोथ क्या होगा? बूस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा 5-year प्लानिंग था जिसमें कि जो हेवी और बेसिक इंडस्ट्री है उससे अपना फोकस हटा के डाइवर्सिफाई करके किस पर लगाया गया था? तो सनराइज इंडस्ट्री पर, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक। तो सेकंड 5-year प्लान में तो हैवी इलेक्ट्रिक पर जोर ही दिया गया था, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री पर जोर ही दिया गया था, तो ये तो नहीं होगा। फोर्थ 5-year प्लान में क्या था? इस तरीके की कोई भी बात नहीं की गई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मतलब फोर्थ 5-year प्लान में अगर इंडस्ट्री के सेक्टर में बोलेंगे तो फोर्थ 5-year प्लान ये बोलता है कि हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, नए मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन सनराइज इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं 7th 5-year प्लान, तो यहाँ पर बिल्कुल जो सनराइज इंडस्ट्री है मीन्स जो टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की बात की गई, ठीक है। और जो हैवी इंडस्ट्री थी उससे अपने आप को डाइवर्सिफाई किया गया, इसमें तो 7th 5-year प्लान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? ये एक मैचिंग है देखते हैं क्या है। बॉम्बे प्लान, जो बॉम्बे प्लान है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये ऐसे और बहुत सारे प्लान हैं, ठीक है, कभी मैं उस पर बताऊंगी, आपको एक वीडियो बना दूंगी। जो बॉम्बे प्लान है वो बिरला एंड टाटा ग्रुप के द्वारा मतलब उसको किया गया था। गांधीयन प्लान, तो ये है हमारा श्रीमन नारायण के द्वारा। पीपल्स प्लान किसके द्वारा? तो पीपल प्लान है M.N. रॉय। और सर्वोदय प्लान, तो ये है जयप्रकाश नारायण। यानी कि ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। अच्छा, एक ही ऑप्शन ही है, ए का हो गया 4। उसके बाद ठीक है 4 3 2 1 यही होना चाहिए, देखते हैं एक बार और तो ऑप्शन ही नहीं है। बॉम्बे प्लान का क्या हो गया? तो पीपल एंड टाटा ग्रुप, यानी कि 1 का हो गया 4, मतलब ए का हो गया 4, ठीक है। गांधीयन प्लान का मैंने क्या बताया था? तो श्रीमन नारायण, है ना, ये हो गया बी का 3। सी का हो गया क्या? M.N. रॉय। और सर्वोदय प्लान यानी कि डी का 1 जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? द रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो ये किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नहीं, द नेशनल गवर्नमेंट, द जनता, हाँ बिल्कुल जनता पार्टी। अच्छा, इसमें नाम नहीं मेंशन है, पार्टी का नाम है जनता पार्टी। गवर्नमेंट के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? तो रोलिंग प्लान कंसेप्ट को लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, ह्यूमन राइट, फाइनेंस, लॉ कमीशन, प्लानिंग कमीशन, है ना। ऑप्शन नंबर 4। नीति आयोग को क्यों लाया गया था? तो उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग बस और एक पेज बाकी रह गया है, ये वाला 74 से, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कल, और ऐसे हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।